जो भी सॉलिड मटेरियल्स होते हैं या कोई भी मटेरियल होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उनसे एसोसिएटेड जरूर होती है। ऐसा इस नाते होता है क्योंकि हर एक एटम जिनसे कोई भी मटेरियल बिल्डअप होता है, वह सॉलिड भी हो सकता है या कुछ भी और भी हो सकता है। वो एटम ऐसे बिहेव करते हैं मानो वो छोटे छोटे टिनी मैग्नेट हों, राइट। लेकिन हमें यहाँ पे सॉलिड की बात करनी है बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि एवरी सबस्टांस हैव सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद इट। क्या कहेंगे आप कहेंगे कि सर एवरी सबस्टांस, राइट, एवरी मटेरियल्स हैव सम magnetic properties associated with it, है ना, associated with it। क्लियर है? हर मटेरियल में किसी में कम किसी में ज्यादा। ओके, अब आपका क्वेश्चन होगा कि रीजन क्या है ना बेटा? बोलो भाई। बोलो बेटा। तो कह सकते हैं कि मैग्नेटिज्म इन सॉलिड, मैग्नेटिज्म इन सॉलिड, मैग्नेटिज्म इन सॉलिड arises due to sum of magnetic moment of atoms, है ना, and electron in atoms behave as a tiny magnet। बेटा छोटा छोटा मैग्नेट, है ना, टिनी मैग्नेट ऐसे बिहेव करते हैं कि वो छोटे छोटे क्या हो, मैग्नेट हो, राइट। अब इसके लिए जो तीन फैक्टर जिम्मेदार हैं, हम उस पर फोकस करने वाले हैं। यहां तक क्लियर है बात? जो बेसिक तीन फैक्टर्स के लिए जिम्मेदार हैं बच्चों, हम उसको देखेंगे, है ना। तो चलिए देख लेते कि सोर्स क्या है मैग्नेटिज्म के एटम के अंदर, है ना। तो देखिए बच्चों, सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इन एटम, एक एटम के अंदर मैग्नेटिज्म के क्या सोर्सेस हो सकते हैं, उनकी बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से सोर्स हैं जो मैग्नेटिज्म के लिए जिम्मेदार हैं एटम्स के लिए। तो जो पहला सोर्स है वह है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा? फर्स्ट क्या है? ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पहला सोर्स है जहां से आ सकता है क्या, मैग्नेटिज्म इन एटम, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात इतनी? तो आप लोग समझते हैं इस बात को कि सर मान लीजिए कि ये एक एटम है हमारे पास इस तरीके का, है ना, ऐसा एटम है बेटा, और इस एटम के अंदर यहां पर कहीं, ठीक है, ये इसका मान लीजिए रेडियस है और ये इसका सेंटर पार्ट है, राइट। ये क्या है? सेंटर पार्ट है, जिसको आप न्यूक्लियस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियस, जहां पे जेड प्रोटॉन्स हैं। अब यहां इसके अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। क्या बोलते हैं?
ऑर्बिटल मोशंस। इस कक्षा की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, r होगी। आप जानते हैं जब भी कोई चार्ज मूव अप करता है तो उसके मूवमेंट की वजह से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो सकती है, राइट। वो कॉइल की तरीके से बिहेव करता है बच्चों, देख लो जरा यहां से, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? अच्छा आप बताओ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब आई कैसे लिख सकते हैं बेटा? तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आई होगा ना, आई, ठीक है, वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, और इलेक्ट्रॉन किस पर्टिकुलर पाथ में मूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करने से इसमें आया है। तो ये होता है एक्चुअली में EB इंटू, या आप कह सकते हैं करंट अगर निकालना हो मुझे आई, तो करंट होता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है ना बेटा, हेलो। तो ये चार्ज टोटल E है और डिवाइड बाई क्या हो गया, टी, टाइम हो गया हमारा, ठीक है, टाइम पीरियड, है ना। यहां से हम कई चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। EOT, टाइम पीरियड को कैसे लिख सकते हैं बताओ आप? तो क्या टाइम पीरियड जो T होता है, T जो हमारा होता है बेटा टाइम पीरियड, आप जानते हैं कि टाइम का स्पीड के साथ एक रिलेशन होता है ना, बोलो, चाल बराबर दूरी बटा समय, अरे बोलो, है ना बेटा, चाल बराबर दूरी, तो दूरी यहाँ पर कितना है, 2πr है, क्यों भाई, और समय कितना है, सॉरी चाल कितना है, वेलोसिटी है। तो जहाँ t है ना वहां हम ये चीज लिख सकते हैं, और अगर मैं इसको लिखूंगा तो b ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अपॉन 2πr। इस वाले फार्मूले से मैं वो करंट निकाल पा रहा हूं जो इलेक्ट्रॉन के इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने से पैदा या जनरेट हो रहा है, राइट। यहां तक बात सही है, हेलो, ठीक है बेटा जी। आप देखो, अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट चाहता हूं या म्यू ऑफ ऑर्बिटल चाहता हूं, हर एक ऑर्बिटल का अपना मूवमेंट होगा, तो जो म्यू ऑर्बिटल्स आएगा बेटा वो होगा क्या, ये आई टाइम्स ऑफ, यानी कि करंट इनटू इसका जो एरिया बनेगा सर्कुलर पाथ का, कितना एरिया होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, अरे बोलो, यही तो होता है। तो यहां से बच्चों, चूंकि आपके पेपर में कुछ लोगों में मेंस भी है तो आ जाएगा ना, तो बार बार मत पढ़ना पड़े, इस नाते मैं थोड़ा डराइव कर दे रहा हूँ, नहीं तो एक लाइन में मैं इसको बता देता आपको, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, आई की जगह पे हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, और 2πr हो गया बेटा, और इंटू पाई आर का स्क्वायर, है ना। क्या क्या चीजें कट जाएंगी जरा बताओ, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर क्या बचेगा, E इंटू वी इंटू आर अपॉन 2, अरे बोलो, ये बचेगा म्यू ऑर्बिटल्स, है ना, बाई 2, ठीक है बेटा। और जब ऐसा कुछ हो रहा होगा, है ना बेटा, जब भी ऐसा कुछ हो रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब भी ऐसा कुछ हो रहा होगा, यानी ये एटम का पूरा सर्कुलर पाथ है और यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इसके सेंटर से क्या, इसके सेंटर से मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा, उसका जो डायरेक्शन होगा, आप लेंस जला पढ़ते हैं ना हम लोग, ऐसा कुछ निकलेगा, ठीक है, ठीक है ना, ऐसा कुछ। तो ये एक्चुअली म्यू का डायरेक्शन होगा, किसका डायरेक्शन होगा, म्यू का डायरेक्शन होगा, म्यू ऑर्बिटल का डायरेक्शन होगा। तो एक तो मैग्नेटिक मोमेंट आता है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में जब मूव करता है तो उस मूवमेंट की वजह से, चूंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, एक तरीके का मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है जो उस पाथ के रेडियस पर और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पर और इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर डिपेंड करता है, अरे बोलो, क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं बच्चों? देखो बेटा, मैंने कहा कि हमारे आइटम्स, चूंकि दुनिया का सारा मटेरियल, चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैस हो चाहे सॉलिड हो कुछ भी हो,
बना तो एटम से ही है ना, क्यों? और एटम किससे बने हैं? इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से, और न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से, राइट। तो उनके न्यूक्लियस में तो मैं आपका चार्ज है ही, और इस चार्ज के अबाउट में इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है, तो जब भी चार्ज मूव करेगा या चार्ज चलेगा तो करंट पैदा हो जाएगा, है ना। तो इससे जनरेटेड करंट भी हमने निकाल लिया। और इस सर्कुलर ऑर्बिट में जब मूव कर रहा है कॉइल के तरीके से ये, तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, या आप कह सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट जो बनेगा, उसका डायरेक्शन इसके सेंटर से होकर के जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, आई इंटू इस सर्कुलर पाथ के एरिया के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक बात है इतना? केमिस्ट्री में इससे डीप बातें नहीं पूछी जा सकती हैं, ठीक है। हम सारी बातें डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम आईएएस के लेवल का एग्जाम है, ठीक है ना। इससे बड़ा एग्जाम मेंस होता है, मेंस में भी कई बार आपसे इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उस लेवल को टच कर जाएंगे। जो भी सिलेबस में, मैंने आपको पहले बता दिया था, जो सिलेबस में उसको हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स दो तरीके का मोशन करता है, एक मोशन तो ये कर ही रहा है इलेक्ट्रॉन्स, इसके अलावा कौन सा मोशन इलेक्ट्रॉन कर सकता है, जरा बताओ, इसके अलावा कौन सा मोशन करेगा? हम्म तो आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ साथ, है ना, एक मोशंस और करता है जिसको बोलते हैं स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों बेटा? है ना, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक्सिस के तहत। तो जो सेकंड फैक्टर होगा वो क्या होगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। हम केमिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, तो हमें केमिस्ट्री की बातें पूरी तरीके से पढ़नी है। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमें मालूम है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को एक सर्कुलर पार्टिकल स्फेरिकल पार्टिकल मानूं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, राइट, कैसा मानूं, स्फेरिकल पार्टिकल्स मानूं, इस तरीके का मान लो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। ये मेरा इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए बेटा, ठीक है, कुछ ऐसा है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से देखिएगा। और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर से मैंने एक एक्सिस पास कर दी। क्या पास कर दी? एक एक्सिस, ऐसे। इस एक्सिस के तहत मैं इलेक्ट्रॉन्स को घुमाना चाह रहा था, है ना, ठीक है। देखते जाओ बेटा, मान लो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे स्पिन कर रहा है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, इस तरीके से ऐसे। ओके, देखो जरा एक बार, तो ये क्या है, ये तो है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था, याद है किसी को? इलेक्ट्रॉन किसने? थॉमसन ने डिस्कवर किया था, स्टोनी ने बेटा जी इसका नाम दिया था, राइट। स्टोनी ने इसका नाम दिया था और थॉमसन ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, और ये क्या है, उसी इलेक्ट्रॉन का क्या है, डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। क्या है बेटा? ये डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और जो ये आप एक्सिस देख रहे हैं जिसके तहत ये रोटेट कर रहा है या स्पिनिंग कर रहा है, वो डायरेक्शन बता रहा है, म्यू स्पिन को बता रहा है, किसको? मैग्नेटिक मूवमेंट को बता रहा है बेटा जी, ठीक है ना। ऑर्बिटल्स एंगुलर मोमेंटम होता है कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा? स्पिन का मतलब होता है, देखो, ऑर्बिटल का मतलब कि एक न्यूक्लियस के तहत ऐसे ऐसे घूमना, राइट, तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा। और खुद अपने, जैसे ये देखो, जैसे आपने पृथ्वी को घूमते हुए देखा है ना, हेलो, तो पृथ्वी देखो, मान लीजिए अर्थ है ये, तो अर्थ ऐसे घूमते हुए घूमती है, अपने एक्सिस में घूमती है और साथ में सन के अराउंड में घूमती है। तो जब वो सन के अराउंड में घूम रही है सर्कुलर पाथ में, तो वहां जनरेट होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और जब वो अपने ही एक्सिस में मूव कर रही है, स्पिन कर रही है, तो उसको बोलेंगे क्या, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। नहीं समझ में आया?
ठीक है, तो दो तरीके की बातें यहाँ पर होंगी बेटा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया म्यू यानी मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ से जनरेट होगा, और ये ड्यू टू स्पिन होगा। क्यों? मैग्नेटिक मोमेंट किसकी वजह से? ड्यू टू स्पिन होगा। देख लीजिए एक बार इसको, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है बेटा, तो मैं कह सकता हूं, मैं यहां से कह सकता हूं बेटा, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या? स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज इंट्रिंजिक, इंट्रिंजिक मतलब प्योर है ना, या इंटरनल, इंट्रिंजिक मैग्नेटिक मोमेंट that called spin momentum। ये दोनों बातें क्लियर हो गई हैं। दुनिया का हर मटेरियल्स मैग्नेटिक है, कोई कम है कोई ज्यादा है, राइट। लेकिन उस मैग्नेटिज्म के लिए जो जिम्मेदार पाथ हैं, जो मोशंस हैं, उनमें एक है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक है क्या? स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बेटा? बोलो। हाँ हाँ, वही होता है बेटा, लेकिन वो दोनों को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब देखो, जब आप स्पिन एक्चुअली में जनरली स्पिन को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है ना बेटा, वो चेंज हो जाती है किसके प्रेजेंस में? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, ठीक है। बोलो भाई। तो तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर है, जो तीसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, वो है हमारा थर्ड फैक्टर है चेंज इन ऑर्बिटल अंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम, ठीक है। इन presence of what? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा बेटा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो आप बाहरी मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उसकी वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। चेंज इन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम इन presence ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। देखो जरा एक बार इसको, बताओ बेटा। सही है। अब इसको मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। देखो बेटा, मान लो कि इलेक्ट्रॉन अपने पाथ में घूम रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स अपने पाथ में घूम रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स अपने पाथ में घूम रहा है। जब इलेक्ट्रॉन अपने पाथ में घूम रहा होगा, जिसकी वेलोसिटी आपने कहा कि b है बेटा, है ना, तो इसके घूमने से और इसके स्पिन से दो तरीके के मोमेंटम डेवलप होते हैं, जिसका नाम है इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंटम। दोनों का सम है स्पिन और ऑर्बिटल का, राइट। मतलब एटम का खुद का, जो मेरे अंदर खुद की चीजें हैं उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। जो हमें अपने बाप दादा से, अपने पिता से, अपने मम्मी से या अपनी वजह से मिला है, वो क्या है? इंट्रिंसिक है।
जो किसी और वजह से हमारे अंदर डेवलप होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंजिक। समझ में आ गई बात? हेलो, ठीक है। तो जब आप मैग्नेटिक मोमेंट नहीं लगाते हैं, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं, तो उस टाइम फ्लक्स जीरो होता है। क्या होता है? फ्लक्स जीरो होता है, ठीक है। और जैसे ही आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगा देते हैं, तो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाने से इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। उस चेंज को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, या एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाता है, इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। जो इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट है वो इसके अंदर से पहले से जो मैग्नेटिक मोमेंट है, अगर दोनों अलाइन कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इससे जनरेट होता है पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म। समझ में आ गई बात? हेलो, जैसे जैसे मान लो कि हम सभी लोगों के अंदर अपनी एक आइडियोलॉजी है, अपनी एक विचारधारा है। वो हो सकता है किसी के लिए अच्छी हो या किसी के लिए बुरी है, जो हमें हमारे समाज से, घर से, स्कूल से, किताबों से मिली है। अब मुझे किसी ऐसे सिस्टम में भेज दिया जाता है जहाँ की आइडियोलॉजी मेरे साथ मैच कर जाती है ना, राइट। तो मैं उस सिस्टम से अट्रैक्ट हो जाऊंगा, उसमें और मन से काम करूंगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे वो पैरामैग्नेटिज्म उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो कुछ मैंने सीखा है, जो मैनर्स मैंने सीखे हैं, जो कल्चर्स मैंने सीखे हैं, जो संस्कार मैंने सीखे हैं, वो वहां के सिस्टम के अपोजिट हो, वो उसको देखना ही नहीं चाह रहे हो, तो मैं उनसे रिपल हो जाऊंगा। तो बनेगा क्या? डायामैग्नेटिज्म। नहीं समझे? ठीक है बेटा, बोलो। तो जब भी इंड्यूस या मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो हो सकता है आपको कुछ फील्ड अपोजिट या सेम डायरेक्शंस में मिल सकती हैं बेटा, ठीक है। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, क्या? इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? नॉर्थ और साउथ पोल। क्या लगा रहे हैं बेटा? नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। तो म्यू आई इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के डायरेक्शंस अलग अलग या सिमिलर भी हो सकते हैं। अब उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो आपने कितने फैक्ट पढ़े? 3 फैक्ट पढ़े हैं बेटा, 3 पढ़े हैं, 3 फैक्टर्स पढ़े हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए बेटा, एक होता है इसी में पैरामैग्नेटिज्म। क्या आएगा? पैरामैग्नेटिज्म। तो जो पैरामैग्नेटिज्म होता है वो होता है ड्यू टू, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट 2 फैक्टर्स। क्या बेटा? फर्स्ट 2 फैक्टर जो है वो पैरामैग्नेटिक के लिए जिम्मेदार हैं। फर्स्ट 2 इफेक्ट गिव राइज टू द पैरामैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा। फर्स्ट 2 जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म ड्यू टू द फर्स्ट 2 इफेक्ट, एंड डायमैग्नेटिज्म किसकी वजह से? थर्ड इफेक्ट की वजह से। ड्यू टू थर्ड इफेक्ट। क्लियर है बेटा? तो तीनों फिनोमिनन आपने पढ़ी हैं, उनमें से पहली दूसरी पैरामैग्नेटिज्म लेके आती हैं, और लास्ट वाली की वजह से क्या जनरेट होता है? डायामैग्नेटिज्म, ठीक है। बोलो भाई, ठीक बात है? यहां तक बातें समझ में आ गई हैं? आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है बेटा। तो चलो अब कहानी को समझते हैं हम लोग। हम केमिस्ट्री वाले हैं, तो केमिस्ट्री की भी बातें साथ में करते रहेंगे, है ना, क्योंकि सॉलिड दोनों का पार्ट है, मतलब फिजिक्स का भी पार्ट है और केमिस्ट्री का भी पार्ट है। तो देखो, तो पहला केस क्या है पैरामैग्नेटिज्म का? किसका? पैरामैग्नेटिज्म को पहले समझ लीजिए आप, ठीक है। पैरा मैग्नेटिज्म बेटा, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म को आप समझिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हैं, उससे जब मटेरियल क्या हो रहा है, थोड़ा सा वीकली अट्रैक्ट करता है ना। तो इसका मतलब होता है मटेरियल जो होता है वीकली, मतलब हल्का सा
अट्रैक्टेड बाई अप्लाइड फील्ड, है ना, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, ठीक है, उससे वो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। देखो जरा, क्लियर है बेटा? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ये एक तरीके से क्या होता है बेटा, इनके केस में म्यू की वैल्यू नॉन जीरो होती है। क्या होती है? म्यू की वैल्यू नॉन जीरो होती है, ठीक है, म्यू की वैल्यू नॉन जीरो होती है। और आप थोड़ा सा इसे और समझना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे समझिए, मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, या केमिस्ट्री की भाषा में आप डोमेन्स कह सकते हैं, ठीक है, और ये डोमेन सारे एक दो बात कर, एक हो गया, दो हो गया बेटा, इस तरीके से डोमेन्स क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शंस में अलाइन होते हैं, एक ही डायरेक्शंस में अलाइन होते हैं, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिज्म उसके अंदर क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है बेटा। क्लियर है? देख लो एक बार सभी लोग, देखो एक फार्मूला और आपने मैथ पढ़ा होगा, म्यू इज इक्वल टू बी अंडर रूट ऑफ n+2, है ना, बोहर मैग्नेट्रॉन, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिज्म shown by that material which have अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा, उनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। कौन सा इलेक्ट्रॉन्स? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे इनके पास चुंबक लेके आओगे हल्का सा अट्रैक्ट हो जाएंगे, बहुत तेजी से नहीं, बहुत तेजी से होंगे तो फेरो हो जाएंगे, ठीक है, हल्का सा अट्रैक्ट हो रहा हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। और ये क्या होता है बेटा, ये डायमैग्नेटिक इफेक्ट से ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पैरामैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है डायमैग्नेटिक, तो क्या बोलोगे आप, पैरामैग्नेटिक इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन डायमैग्नेटिक इफेक्ट। क्या है? डायमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, पैरामैग्नेटिक इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन डायमैग्नेटिक इफेक्ट। देखो जरा एक बार यहां तक बेटा, ठीक है भाई, हेलो, एक चीज और देखो बेटा, मान लो कि आपने ऐसे ही, ये ऐसे कह सकते हैं कि ये मटेरियल के अंदर जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, सॉलिड में तो डोमेन की बात हम लोग करते हैं, वैसे अगर रखा रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा इसके अंदर की क्या है, ठीक है, लेकिन जैसे ही क्या लेके आओगे, मैग्नेट लेके आओगे, तब ये बताएगा। तो देखो मान लो ये आपके पास कोई मटेरियल है, ऐसा ध्यान से देखिएगा, यही मटेरियल दोबारा आ गया, ऐसे आ गया,
और मैं ये जो बनाने जा रहा हूं इसको बोल सकते हैं डोमेन या मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हैं। तो डोमेन क्या होते हैं बेटा, ऐसे तितर बितर होते हैं, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इस तरीके से है ना डोमेन्स सारे, ठीक है, ऐसे हैं डोमेन सारे हमारे। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पे आपने कोई फील्ड लगाई नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की, यहाँ पर तो एच जीरो है, क्या है, एच जीरो है, इस नाते एम एस भी क्या है बेटा, जीरो है। सॉलिड का मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या है, जीरो है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या है, जीरो है। लेकिन जैसे ही आपने, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आपने यहाँ पर क्या करा, एक बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, यानी एच को जीरो ना करके एच की कोई वैल्यू दे दी, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो इसके अंदर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी नॉन जीरो होगा, और सारे के सारे जो ये मोमेंट है ना, एक डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे बेटा, अलाइन हो जाएंगे। देखो ऐसे हो जाएंगे, इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, अलाइंस हो रहे हैं। और जनरली इनका डायरेक्शन क्या होगा, जो एच का डायरेक्शन होगा बेटा, ठीक है, और साथ में ये किसका डायरेक्शन है बेटा, एच का। तो दोनों सेम डायरेक्शंस में क्या हो रहे हैं, अलाइंस हो रहे हैं। तो हम बोलेंगे वो पैरामैग्नेटिज्म को शो कर रहा है। ये डोमेन्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं, डोमेन, ठीक है। देखो जरा, देख लो बेटा, अब आप मुझे कुछ एग्जाम्पल बताओ पहले इसके, ठीक है, इनके क्या बताओगे, एग्जाम्पल्स। पहले आप केमिस्ट्री के एग्जाम्पल बताओ, फिर सॉलिड के एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। बोलो बेटा, एग्जाम्पल्स। ऑक्सीजन के बारे में क्या ख्याल है, ये पूछा जाएगा बेटा। ऑक्सीजन एक बाई रेडिकल है ना, ESR में भी तो पढ़ेंगे हम लोग इसको, क्यों, तो O2 हो गया हमारा, ठीक है, ऑल फ्री रेडिकल, जितने भी फ्री रेडिकल्स होंगे, क्यों बेटा, है ना, सारे फ्री रेडिकल तो हो जाएंगे, इसी कैटेगरी में आएंगे। अब आ जाइए किसमें, सॉलिड में आ जाइए, तो सॉलिड में आपका क्या आ जाएगा, इसके कैटेगरी में कॉपर आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, सारे आ जाएंगे, है ना। कॉपर हो जाएगा आपका +2 ले लीजिए आप, है ना, आयरन हो जाएगा आपका +3 ले लीजिए आप, ठीक है, ये सारे आपके मटेरियल्स क्या हैं, पैरामैग्नेटिज्म के एग्जांपल्स हैं बेटा। अब आप मुझे बताइए, ये उस तरीके की फिनोमिनन है जो तब दिखती है जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड आप हटा लेंगे तो ये इफेक्ट आपको दिखना क्या हो जाएगा बेटा जी, बंद हो जाएगा, ठीक है, ये इफेक्ट दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं इफेक्ट, आपको लगेगा कि इफेक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो हम पहले इसको देखते हैं कि इसका MH कर्व कैसा होता है, कौन सा कर्व, MH कर्व, ये मैग्नेटिक मोमेंट और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का कर्व कैसा होता है, ये पूछ सकता है हम लोगों से, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पूछता है, लेकिन अब चूंकि आप इस बार आपको सिलेबस में डाल दिया तो यहाँ भी पूछ सकता है। MH कर्व जो ये कहते हैं ना कि ट्वेल्थ पढ़ लीजिए, तो अब नहीं होने वाला, क्योंकि इसने सिलेबस MSc लेवल का डाल दिया। सुपर कंडक्टिविटी कहाँ से उठाया है, MSc 4th सेमेस्टर से उठाया है। MH कर्व, MH कर्व में आपको सारी कहानी इसकी बेसिक से ही पता चल जाएगी, ठीक है। अच्छा आप बताओ, अगर मैं H को 0 करूं तो M क्या हो जाना चाहिए, बोलो भाई, 0 हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप H को 0 करेंगे तो M अपने आप क्या होना चाहिए बेटा जी, 0 हो जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना। इसका मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास है बेटा, ये लीनियर टाइप का मटेरियल होता है, कैसा होता है, लीनियर टाइप का मटेरियल होता है, ठीक है। तो कैसा होता है, जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो लीनियर होते हैं बेटा, पैरामैग्नेटिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं हमारे,
लीनियर होते हैं, है ना, पैरामीट्रिक मटेरियल्स आर लीनियर। ठीक है, अब देखो दोनों इफेक्ट को हम देखते हैं। ये जो M और H का रिलेशन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ वाले इस वाले एक्सिस में मैं लेता हूँ H, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इस वाले फील्ड इस वाले में ले रहा हूँ क्या, MS ले रहा हूँ या M ले रहा हूँ। ध्यान से देखो, कुछ ऐसा M और H हो गया हमारा, ठीक है। देखो भाई, एक टर्म होता है बेटा जाई, आप लोगों ने सुना हो कि जाई क्या होता है ना, जाई समझते हो, ससेप्टिबिलिटी, है ना, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो जो जाई हमारा होता है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको हम लोग जाई कहते हैं बेटा। एक किसके बराबर होता है, दोनों के लिए जो लीनियर मटेरियल होते हैं, M/H होता है, क्या होता है बेटा, M/H होता है, ठीक है, ओके। तो M/H होता है किसके लिए, जो लीनियर होते हैं, M/H होता है किसके लिए, फॉर लीनियर, लाइक पायरा एंड डाया, ठीक है बेटा। और यही जो जाई हमारा होता है ये क्या हो जाता है, डेल M हो जाता है अपान डेल H हो जाता है फॉर नॉन लीनियर बेटा, किसके लिए, नॉन लीनियर, लाइक फेरो, बस यही पूछ लेगा आपसे, है ना, फेरोमैग्नेटिक। तो बताओ, अगर मैं कहता हूं x इज इक्वल टू M इंटू H हो रहा है, तो ये रिलेशन कुछ ऐसा नहीं बनेगा बेटा, M इज इक्वल टू बी जाई टाइम्स ऑफ H प्लस 0, अरे बोलो। अगर ऐसा होगा तो मैथमेटिक्स क्या कहती है, मैथ कहती है कि सर ये तो y हो गया आपका, क्या हो गया, y, और ये क्या हो गया आपका, x हो गया, और ये क्या हो गया आपका स्लोप हो गया, और ये क्या हो गया, c हो गया। तो जब इंटरसेप्ट ही हमारा क्या हो, 0 हो, तो लाइन कहां से निकलनी चाहिए जरा बताओ। अगर इंटरसेप्ट ही हमारा 0 हो तो लाइन ओरिजिन से पास हो जाएगी, कहां से पास होगी बेटा, ओरिजिन से पास होगी, है ना, ओरिजिन से पास होगी यहां से ऐसे कुछ। लेकिन हमें मालूम है कि इसके बढ़ने का भी अपना एक क्या है, दायरा, ऐसा नहीं कि कितना भी बढ़ता रहे, तो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी फिर ये कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ जो स्लोप होगा वो चाई के बराबर होगा, स्लोप किसके बराबर होगा, चाई के बराबर होगा। स्लोप हमारा क्या होगा, स्लोप को बोलते हैं जाई के बराबर होगा, दैट इज, देखो इधर, और पॉजिटिव भी है, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जब आप h को 0 कर दोगे, क्या कर दोगे बेटा, h को 0 कर दोगे तो m अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। जब मैं h को 0 कर दूंगा बेटा जी तो m अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है ना, और यही बात तो सही है। जब आप बाहरी अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हटा लोगे तो अपने आप उस मटेरियल के अंदर जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने आप क्या हो जाएगा बेटा जी, 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है भाई,
गई थी फिर से। देखो बेटा, इसको पढ़ते हैं। अब ये जो पैरामीटरिज्म आपके पास है दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? दो तरीके का। देखो, जो पैरामैग्नेटिज्म हम अभी पढ़ रहे हैं ये दो तरीके का है। ठीक है, ये जो पैरामैग्नेटिज्म है ये दो तरीके का है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला जो इसका टाइप होगा बेटा, फर्स्ट जो कैटेगरी इसकी बनेगी, है ना, उसको देखेंगे हम लोग। कितने टाइप का होता है वैसे आप बताओ, जो आप लोगों को याद है? ना 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 ना, पैरामैग्नेटिज्म वो तो अलग अलग चीजें हो गई। देखो बेटा, है ना, वो तो वो तो पढ़ाना होता 2 मिनट में पढ़ा देता सारी चीजें आपको, जो ट्वेल्थ के क्लास वाली बेटा। ये एमएससी का डाल दिया मटेरियल, है ना, तो टाइम लग रहा है। तो देखो बेटा, एक होता है बेटा क्यूरी पैरामैग्नेटिज्म। क्या होता है? क्यूरी पैरामैग्नेटिज्म। क्या? क्यूरी। क्यूरी का नाम जानते हैं ना? हम्म। तो क्या है पहला? क्यूरी। क्यूरी एक साइंटिस्ट थे। क्यूरी पैरा मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये होता है, इसी को हम कहते हैं कई बार, ठीक है बेटा, पैरामैग्नेटिज्म ऑफ एटम्स और आयन। क्या? एटम्स और आयंस, ठीक है। एक आपके पास होता, आपने नाम सुना होगा पॉली का, है ना? क्यों? तो पॉली का भी होता है, पॉली पैरामैग्नेटिज्म। एक्चुअली हमें ज्यादातर यही पढ़ना होता है, जिसको बोलते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन्स। क्या? फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक बात है। अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी हैं, एक तो पढ़ लिया हमने जाई, दैट इज इक्वल टू एम अपान एच होता है, ठीक है। फिर एक हमने पढ़ लिया क्या? म्यू, ये होता है क्या है? एन प्लस 2 बोहर मैग्नेट, ठीक है ना? बोलो बेटा। ठीक है, तो ये जो मटेरियल होते हैं किसको फॉलो करते हैं बेटा? दिस फॉलो क्यूरी लॉ। दिस फॉलो क्यूरी लॉ पूछा जाता है ना, बार बार नेट में भी पूछा गया होगा आपके एग्जाम में। क्यों? गेट में भी पूछा जाता है, एमपीपीसीएस में भी क्यूरी लॉ से क्वेश्चन आ चुका है। एक नया क्वेश्चन उसमें पहली बार आया था ग्रीन केमिस्ट्री का, है ना, इसके पहले नहीं पूछा था किसी एग्जाम में। तो ग्रीन केमिस्ट्री की जो 12th रूल है ना, वो एमपीपीसीएस में पूछा था। अब इस बार सिलेबस में है नहीं है तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन हमारे टाइम में था। दिस फॉलो क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ क्या कहता है बताओ? जो जाई होता है वो प्रपोर्शनल होता है किसके बेटा? टी के, 1/t के। तो ये कहते हैं कि जो ये जो लॉ होता है ये बताता क्या है? जो जाई हमारा होता है वो इक्वल टू होता है सी अपान टी के, है ना, सी अपान टी के। जहां टी क्या है बेटा? टेम्परेचर है। जाई क्या है? ससेप्टिविटी है। तो जाई क्या है?
ठीक है ना। और टी क्या है बेटा जी, टेम्परेचर है। और सी क्या होगा जरा बताओ सोच के, क्यूरी कांस्टेंट। क्या, क्यूरी कांस्टेंट। अच्छा आप लोग बताओ, अगर मैं इसी इक्वेशंस को उल्टा कर दूं तो कर तो सकता हूं ना, उल्टा कर दूं बेटा जी। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये 1/जाई होगा नहीं होगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T/C। देखो बेटा T/C हो जाएगा, बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं एक कर्व आपके सामने प्लाट करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो एक में टेम्परेचर ले लूं और एक में जाई ले लूं बेटा। इधर क्या ले लूं, जाई, इधर ले लूं टेम्परेचर। तो कैसा बनेगा, टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन कैसा बनेगा बेटा, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ने पे घटेगा या बढ़ जाएगा, घटेगा भाई, बिल्कुल घटेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये घटेगा कुछ इस तरीके से, पैराबोलिक टाइप का, है ना। बोलो भैया सही है। यहां तक मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्यूरीला आपको समझ में आ गया है। हम्म। अगर मैं 1/x का करता बेटा, इसके लिए, इसी के लिए 1/x का करता तो, सॉरी 1/जाई करता, किसको, 1/जाई को टी के साथ कर देता बेटा, तो यहाँ 1/जाई लेना पड़ता है ना, सॉरी, और यहाँ टी लेता तो कैसा मिलता, स्ट्रेट लाइन मिल जाता ना, स्ट्रेट लाइन। इस वाले क्वेश्चन से देखो 1/जाई इज इक्वल टू बी 1/c इंटू टी बन जाता बेटा, ठीक है। तो अब की बार आपको मिल जाता कैसा लाइन, स्ट्रेट लाइन मिल जाता, ऐसा, है ना, स्ट्रेट लाइन मिलता। और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता वो 1/c होता, क्या होता, 1/c, ठीक है। तो जो स्लोप है यानी m है वो 1/c बन जाता बेटा। देख लो ये दोनों कर्व मैंने आपको बता दिया है क्यूरी वाले मैग्नेटिज्म का। बोलो बेटा, ठीक है। तो देखो इतना समझ में आ गया। इसके बारे में एक लाइन लिख लो, जाई फॉर पॉली पैरामैग्नेटिज्म इज पॉजिटिव, पॉजिटिव तो उसमें भी था, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को टेम्परेचर कहाँ प्रभावित कर पाएगा, है ना, क्यों, ठीक है, एटॉमिक लेवल पे। क्लियर हो गया इतना। लेकिन कई बार ना बाय डिफॉल्ट हम लोग इसकी जगह पर यही पढ़ लेते हैं, यही बता देते हैं, क्योंकि ज्यादातर यही पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी। देख लो जरा एक बार, यहाँ कोई डाउट तो नहीं बेटा जी। तो मुझे अब बताओ, अगर मैंने ये जो आपको बात लिखी है सही लिखी है, तो दो कर्व यहाँ भी तो बनेंगे बेटा, वैसे ही दो कर्व बना दूं। एक कर्व क्या होगा, मान लो यहाँ छोटा सा कर्व बना रहा हूँ बेटा, है ना, एक में मैंने जाई ले लिया, क्या ले लिया, जाई, एक में टेम्परेचर, तो कैसा मिलेगा आपके हिसाब से लाइन,
लीनियर, अरे टेम्परेचर का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, तो क्यों? टेम्परेचर से कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं उसके ऊपर, तो टेम्परेचर प्ले नो रोल इन दिस केस, है ना। टेम्परेचर जो भी मर्जी बढ़ाओ घटाओ, उसे उससे मतलब ही नहीं होगा। सही है यहाँ तक? बोलो बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया है। मैग्नेटिज्म की सारी चीजें मैंने बता दी बेटा, जितना केमिस्ट्री में पॉसिबल था, है ना। इससे ज़्यादा हमारे एग्जाम में पूछेगा ही नहीं वो। मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे रख दी है जो भी हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ूँ अब, दूसरे मटेरियल पे आ जाऊँ बेटा। ठीक है, या आप चाहो बेटा तो इसमें एक चीज़ और लिख सकते हो। फिजिक्स की बात है, क्या पढ़े हम लोग, कोई बात नहीं। चलो, इतना बहुत। लिखो अब डायामैग्नेटिज्म। क्या लिखोगे? डायामैग्नेटिज्म। कौन होते हैं डायमैग्नेटिक? है ना। अगर कोई मटेरियल डायमैग्नेटिक है तो ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है? स्लाइटली रिपल होता है बेटा, है ना। ठीक है, तो आप बोलोगे पहली बात, इट स्लाइटली रिपेल बाई मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दूसरी बात, इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जीरो होंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? जीरो होंगे। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ n n+2 इंटू बोहर मैग्नेट्रॉन, तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सही है ना। केमिस्ट्री तो ही कहती है, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो हो जाएंगे, और जीरो होते ही हैं, आपको हमें पता ही है बात। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, अब देखो, इसके केस में एक बात और लिख लो, इन हियर जो म्यू इंड्यूस होता है बेटा, है ना, इज नेगेटिव एंड वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है। इसीलिए डायमैग्नेटिक इफेक्ट क्या आता है? इज पुअर देन पारामैग्नेटिक।
पैरामैग्नेटिज्म के कंपेयर में ये क्या होते हैं बेटा, पुअर इफेक्ट को शो करते हैं, ठीक है, पुअर इफेक्ट को शो करते हैं। इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल इफेक्ट। क्या कहते हैं बेटा, यूनिवर्सल इफेक्ट, यानी सभी में होता है, तो इट इज यूनिवर्सल इफेक्ट बेटा, यूनिवर्सल इफेक्ट कहलाता है। कैसा कहलाता है, यूनिवर्सल, मतलब कि डायमेग्नेटिज्म तो सभी के अंदर है। जैसे काम ना करने की इच्छा तो हम सभी के अंदर है, क्यों, ऐसे अगर मान लीजिए हम 100 लोग हैं, तो पढ़ने की इच्छा 100 में 10-12 लोगों के अंदर या 20 लोगों के अंदर हो सकती है। एग्जाम आ गए तो 90 लोगों के, लेकिन ना पढ़ने की इच्छा तो कभी ना कभी तो सबके अंदर आई होगी, क्यों, हेलो। इसका मतलब जितने भी मटेरियल फेरोमैग्नेटिक हैं, पैरामैग्नेटिक हैं, अगर उनकी पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म को हटा लिया जाए तो अल्टीमेटली वो बनेंगे क्या, डायामैग्नेटिक बनेंगे, है ना, डायमैग्नेटिक बनेंगे, ठीक है भाई। देखो बेटा, इंपॉर्टेंट बात, इसके एग्जाम्पल बता दो सुनो, वेल नोन एग्जाम्पल बताना आपको। नाइट्रोजन है ना, क्यों बेटा, N2 बार बार पूछा जाता है एमओ थ्योरी में, N2 हो गया, NaCl हो गया, अरे बोलो, वाटर भी डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा, है ना, कॉपर प्लस, क्या, कॉपर प्लस बेंजीन, क्यों बेटा, ये सब कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक हो जाएंगे, ये सारी चीजें कैसी होंगी, डायमैग्नेटिक हो जाएंगी, है ना। और बताओ, कॉपर कैसा होगा बेटा, गोल्ड कैसा होगा, सिलिकॉन होगा आपका, जर्मीनियम होगा आपका, गोल्ड में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, है ना, ये सब हो जाएंगे, जिंक हो जाएगा, क्यों बेटा, Hg हो जाएगा, Cd हो जाएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, डायामैग्नेटिक हो जाएंगे, ठीक है ना। अगली बात, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है किसके अंदर, डायमैग्नेटिक अंदर होती है, वो कैसी होती है बेटा, नेगेटिव होती है ना, कैसी होती है, नेगेटिव। एंड नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यानी इंडिपेंडेंट होती है, एंड इट गिवन एज, इसको एक फार्मूले से हम लिख सकते हैं, हालांकि फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, हालांकि बीएससी में इसका डेरिवेशन था, आप लोगों को बीएससी की क्लासेस याद हो तो बीएससी शायद आपके टाइम में 3rd ईयर में ना एक चैप्टर, एक पूरी बुक्स होती थी, उसमें आपका मैग्नीशियम वाला चैप्टर्स आता था बेटा, ठीक है। तो जो जाई हमारा होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जाई नेगेटिव होगा भाई, कैसा होगा, नेगेटिव होगा, माइनस के साथ आएगा, म्यू नॉट इंटू एन इंटू जेड ई स्क्वायर, क्या होगा बेटा, माइनस के साथ क्या आएगा, म्यू नॉट इंटू एन इंटू जेड
इंटू ई स्क्वायर अपॉन 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। क्या होगा, आर स्क्वायर, ये होगा। ये जाई का फार्मूला बनता है, ठीक है। एन क्या होता है, एटॉमिक डेंसिटी होता है बेटा। एन क्या है, वेयर एन जो है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक डेंसिटी, एटॉमिक डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। जेड क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है जेड हमारा। ई क्या होता होगा बेटा, चार्ज। एम क्या है, मास है। आर स्क्वायर तो आप लोग समझते ही होंगे बेटा, है ना, क्यों, क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिक बातें हम लोग पढ़ते ही हैं। तो ये आर स्क्वायर क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ रेडियस है। तो मैं इसको लिख दूं, साई और आर स्क्वायर इंटू साई स्टार डी आर के बराबर है। देख लो, हालांकि ये फार्मूला मेंस के लिए एलिजिबल है आपके लिए, मेंस में अगर आएगा कमेंट लिखने के लिए ना, जिस पेपर, अगर आपके पेपर मेंस नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, फिर तो आप केवल बेसिक बेसिक बातें याद करिए, एग्जाम्पल्स, और ये जो मैं लाइंस लिख रहा हूँ स्टार बना बना करके, इन्हें पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जी भैया। हम्म। जीडीसी में एमपीपीसीएस का देखा आपने, वैसे जीडीसी में है भाई ये सिलेबस में तो है भाई। आपने कहाँ देखा था बेटा, अच्छा एक, क्योंकि लास्ट टाइम तो था, पक्का है यार। फिजिकल केमिस्ट्री में है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री एंड पॉलीमर्स है। आप मुझे भेज दीजिएगा वैसे, लेकिन ये दिखा रहा है, मैं देखो गूगल पे भी दिखा रहा है ना। अच्छा एपीपी से मुझे भेज देना बेटा। नंबर है, अब मुझे तो यही कहा गया था पढ़ाने के लिए, तो मैं अब क्या करूँ बताओ, कौन कौन से चैप्टर नहीं है। सॉलिड तो होगा यार, जीडीसी में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता मुझे लगता है ना, क्योंकि जीडीसी में पढ़ाओगे तो उन्हीं बच्चों को ना, सब जगह वहाँ नहीं, वहाँ तो सिलेबस में है ही, ये बीएससी सेकंड सेम में है, फिर एमएससी में भी आपके यहाँ एमएससी भी मिलेगा। तो कौन कौन सा चैप्टर हटा दिया गया जीडीसी में, फिजिकल में कौन कौन से टॉपिक नहीं है। एमपी में तो है बेटा, हेलो, फिर तो कल खत्म कर दूंगा शॉर्ट करके पढ़ा करके, ठीक है ना। हाँ मुझे भेज दीजिए, अब तो जो, अब तो आज आज का तो पढ़ाई दूँ ना। ठीक है बेटा। नहीं तब फिर बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर आप जीआईसी दे रहे हो साथ ही साथ, दे भी रहे होगे। अच्छा आप ऑलरेडी जीआईसी में हैं, अच्छा। नहीं तो आप तो हायर का भी दे रहे होगे ना, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन का भी तो दोगे। ओके 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 भाई। तो जीआईसी आश्रम पद्धति से तो बेटर है जीआईसी मुझे लगता है, क्यों, तो जीआईसी आपने फिल ही नहीं करा, तो जीआईसी के सिलेबस में तो है। सो चलो कोई बात नहीं बेटा, अब चूंकि मुझे जो सिलेबस मिला था मैंने उसी हिसाब से करा दिया है, ठीक है। नहीं है तो आप एक बड़े पोर्शन से बच जाओगे पढ़ने से।
ठीक है, यूपी पीजीटी में भी है, से आता है क्वेश्चन यहाँ से, कोई बात नहीं बेटा। देखो ये नेगेटिव है बेटा, कैसा है जाई, कैसा है हमारा यहाँ पर नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव चीज को मैं कैसे बता सकता हूँ, बताओ बेटा। तो मैंने कहा कि जो जाई हमारा है वो होता तो m/h ही है, क्योंकि लीनियर मटेरियल है, ठीक है ना। इन केस ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल, अब ये ऐसा नहीं कि पूछ नहीं, ये तो आपसे उससे पूछ लेगा, जानते हो किसमें बेटा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पूछ लेगा। क्यों, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर है, क्यों, क्यूरी लॉ, ये सब सारी चीजें। तो ये आपका मतलब ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ हो जाएगा, मतलब बाहर चला जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिज्म और सुपर कंडक्टिंग तो सॉलिड्स के अलावा भी पूछ सकता है ना। हाँ, आप वो सब मत पढ़िएगा जो डेंसिटी है, मिलर इंडिसेस वगैरह है, वो सब मत पढ़िएगा। जाई हमारा नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं होता। एंड नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। एक्चुअली मैं बताऊं, कई बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है ना, ये बहुत वेरिएशन लाता है कई बार। जब पहली बार पेपर हुआ इसका, मैं फर्स्ट टाइम क्लियर हूँ, पहली बार दिया था यूपी में, दोबारा दिया, दोबारा भी सिलेक्ट हूँ, ठीक है, मतलब क्वालिफाइड हूँ अच्छे नंबर से। पेपर का जो लेवल था, उन्होंने नेट का जो सेकंड पार्ट होता है उस लेवल का पेपर दिया था, मतलब बहुत इजी पेपर नहीं दिया था। हालांकि यूपी पीजीटी भी और स्टेट की पीजीटी के कंपेयर में टफ आता है ना। अगर आप केबीएस के साथ कंपेयर करिए, आप नवोदय विद्यालय के साथ कंपेयर करिए, तो यूपी पीजीटी का पेपर का स्टैंडर्ड होता, बस नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसमें, है ना। और जीआईसी का भी जो प्री का पेपर होता है केमिस्ट्री का, वो ठीक ठाक लेवल आता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल 11 से पूछ लेता नहीं। पर उसने माइकलिस मेंटेन इक्वेशन के 2 क्वेश्चन पूछे थे लास्ट टाइम, ठीक है। तो थोड़ा सा लेवल जो हमारा सिलेबस उसको तो मेंटेन करना ही है। बाकी अगर जो चीज़ें सिलेबस में नहीं उसको तो छोड़ ही दो, उससे कोई फायदा नहीं है अभी पढ़ने, अभी मत पढ़िए, बाद में पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर आप 2-3 एग्जाम्स दे रहे हैं, है ना, और कोई यूनिट क्या है कॉमन है 2 चैप्टर्स में, तो अब आपको वहाँ इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ाएंगे टीचर, कहाँ पर, सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ क्लियर हो गया, क्योंकि सॉलिड स्टेट में तो हम जनरली उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बस क्यूरी लॉ को पढ़ लेते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बेटा क्लियर हो गई। फिर भी मैं एक बार देख लूँगा सिलेबस। कुछ बच्चे इसमें एमपी के भी थे शायद ना, है कोई इसमें, तो वो अब ले नहीं रही क्लास बेटा। अच्छा अच्छा, ईटी है। अब बताओ कैसा आएगा आपके हिसाब से, कर्व कैसा आएगा, यही पूछ लेगा एग्जाम में सीधा सीधा उठा करके, कर्व पूछ लेगा हमसे। हम्म, नेगेटिव होगा, वेरी गुड, है ना, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव बस यही देखना है, अगर नेगेटिव आप पहचान पा रहे इसका मतलब आप सही डायरेक्शंस में है ना। ये हो गया, ऐसा आ जाएगा, नीचे आ जाएगी बातें हमारी, ठीक है। ये बता रहा है कि नेगेटिव है मटेरियल्स के लिए जाई की वैल्यू, ऐसे 1/x जाई का भी हो जाएगा बेटा, है ना। हालांकि ये दो दो चैप्टर का कॉमन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी ये पार्ट है बेटा, बहुत सारी बुक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, है ना, जो पॉली वाला पार्ट है। चलो, 1/जाई आपने पहले दिन नहीं बताया यार मुझे, पहले दिन बताते तो मैं कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देता। अभी फिजिकल में कौन कौन से टॉपिक हुए हैं आपके, सॉरी, ये भी ऐसे ही आएगा। थर्मो का भी एक ही क्लास हुआ है, ठीक है, बाकी सॉलिड का चल रहा है कंटिन्यूस, है ना। अच्छा अच्छा,
पीरियोडिक। अच्छा अच्छा, देख लो एक बार आप। ठीक है बेटा। एक होता है बेटा रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या होता है? रिलेटिव परमेबिलिटी होता है एक term, है ना। इस टॉपिक को मैंने इस नाते थोड़ा सीरियस लिया कि मेंशन था उस वाले में, आपके एमपी में, उसमें भी। और जनरली हम इसको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस के गलत हो जाते हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी, जिसको म्यू आर कहेंगे, है ना। म्यू आर बेटा। और जो म्यू आर होता है ये होता है 1 + जाई, है ना। म्यू आर किसके बराबर होता है? वन प्लस जाई, ठीक है। देखो बेटा, आपने ये कह लिया कि जाई तो हमारा नेगेटिव है ना, जाई तो नेगेटिव है ही, तो म्यू आर हमारा क्या हो जाएगा? 1 से कम आने लग जाएगा, है ना। देखो इधर, ये नेगेटिव वैल्यूज है, तो एक में से जब कोई चीज़ नेगेटिव कर दोगे, है ना, तो आप जानते हैं कि हियर, है ना, जाई क्या होगा? नेगेटिव है, तो म्यू आर अपने आप क्या हो जाएगा? <<1 हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा, 1 से कम हो जाएगा, ठीक है। अरे बोलो, अगर एक में से कोई चीज़ जाएगा बेटा जी तो कैसा हो जाएगा? ठीक है भाई। अब दो चीज़ और। अभी हमने कहा कि जो जाई हमारे पास है वो m/h होता है। तो इसमें भी हमारे दो ग्राफ बनेंगे, ठीक है, जिसको MH ग्राफ कहा जाता है। यहाँ आप जाई, यहाँ पे ले लीजिए आप m, और यहाँ क्या ले लीजिए बेटा? h, ठीक है। और अगर आपका जाई नेगेटिव है तो कन्फर्म है ना, क्यों? और अगर m भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, है ना। तो ऐसा मिल जाएगा कर्व। ये तब मिलेगा व्हेन m क्या हो बेटा? नेगेटिव, क्योंकि जाई तो ऑलवेज इसके केस में नेगेटिव है। दूसरा केस क्या है? अगर m पॉजिटिव हो जाए बेटा, है ना, ये जाई हो जाए और ये क्या हो जाए? m हो जाए, सॉरी, ये h हो जाए और ये m हो जाए बेटा। अब अगर m पॉजिटिव हो जाए बेटा, ठीक है, इफ m पॉजिटिव हो तो आपको फोर्थ जो कोऑर्डिनेट बनेगा ना, 1 2 3, इसमें आएगा लाइन आपका, ऐसा मिलेगा। ये पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। देख लो एक बार जरा इसको, ठीक है।